हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। यानी कि या तो जो जीवन है आपको पसंद, आप उसके लिए मेहनत करो, उसको जियो, या फिर जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करो। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, उसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लो। ठीक है, चॉइस आपकी है। मेहनत करके अपने जीवन को बदलना है या फिर जो है उसको वैसे ही एज इट इज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बात के ऊपर जोर देना चाहूंगी। कई सारे बच्चे फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन कैसे करें या फिर वोकैबुलरी कैसे समझें या पैसेज समझ में नहीं आता। पैसेज समझने का सबसे अहम तरीका क्या है? पहले आपको वोकैबुलरी की समझ होनी चाहिए, राइट? अगर आपको वोकैबुलरी की समझ नहीं होगी तो आप पैसेज को कैसे समझेंगे? बताओ मुझे। आपको शब्द का मतलब ही नहीं पता, आप उसको कैसे समझोगे? राइट? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ में से विद वोकैबुलरी पैसेज को खुद से पढ़ना है। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि दिन में 3-4 बार, जब आप नए हैं तब दिन में 3-4 बार उस वोकैबुलरी पेज को पढ़िए। शुरुआत में प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, या अपने फोन की स्क्रीन पे फोन पे डाउनलोड कर लो। दिन में जब भी बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कहीं वेट कर रहे हो किसी का, तब पढ़ो वोकैबुलरी, उसको दिन में 3-4 बार पढ़ो। ठीक है, हफ्ते भर करने के बाद में आपको पता चलेगा कि वोकैबुलरी रिपीट हो रही है। जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी, आप सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस, पैसेज को समझना, ये चीजें नहीं कर सकता। तो सबसे अहम जो चीज है पैसेज को समझने के लिए, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन को समझने के लिए, क्लॉज टेस्ट को समझने के लिए, वो है वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना। अब मैं ये नहीं कहती कि आपको दुनिया के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन इतनी हद तक आपको शब्दावली आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। मैडम यहाँ पे पैसेज पढ़ा देती है, हमें समझ में आ जाता है, जब मैडम पढ़ाती है तब हमें आंसर भी हमारे सही हो जाते हैं, तो उस चीज से आपका कोई भला नहीं होने वाला। मैडम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको वोकैबुलरी में जो भी समझने, पैसेज को पढ़ के खुद से समझते वक्त जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले खुद पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, लर्न करो। उसके बाद यहाँ पर आकर अपने जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको चेक करो कि आपने क्या चीज़ गलत समझी है और कहाँ आपसे गलती हुई है समझने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज रिपोर्टेडली बीन होल्डिंग क्लोज डोर मीटिंग्स with the broadcasting and entertainment industry regarding the broadcasting services regulation bill 2023। बोल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कथित तौर पे रिपोर्टेडली होल्डिंग अ क्लोज डोर, मतलब बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स कंडक्ट करवा रही थी। किसके बीच में? ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से के साथ में। किसके बारे में? जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 लाया गया था उसके संदर्भ में। एंड वाइल अ ड्राफ्ट वॉज सर्कुलेटेड लास्ट ईयर, और जबकि पिछले साल एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था, सब्सिक्वेंट एडिशंस आर ओनली बीइंग गिवन टू अ फ्यू सिलेक्ट स्टेक होल्डर्स। तो पिछले साल तो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया था, सबको बता दिया गया था कि अच्छा ये इसमें हम प्रावधान लाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद के जो भी इसमें एडिशंस हुए, कुछ एडिट किया गया, कुछ ओमिट किया गया, ऐड ऑन किया गया, वो केवल कुछ सिलेक्ट स्टेक होल्डर्स यानी कि कुछ चुने हुए जो इससे संदर्भ रखते हैं उन लोगों के पास गया, अंडर स्ट्रिक्ट टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। उसमें भी उनको कहा गया कि आपको इसमें गोपनीयता बनाए रखनी है, तभी आपको, अगर ये लीक हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, each copy of the newest draft has been provided with a unique watermark that can identify leaks if any। और जितनी भी कॉपीज, जो नए ड्राफ्ट की हर एक कॉपी के ऊपर एक अलग तरीके का वाटरमार्क है, जिससे कि पता चल जाएगा कि अगर लीक होता है तो पता चल जाएगा कि किसने लीक किया और कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से आया है, कहाँ से लीक हुआ है। ठीक है, public consultations are
an integral part of making laws that affect many Indians। बोल रहे हैं जनता के साथ में कंसल्टेशन करना, पब्लिक कंसल्टेशंस या स्टेक होल्डर्स के साथ में कंसल्ट करना, कंसल्ट मतलब बातचीत करना, उनसे समझना, चीज़ों की रिक्वायरमेंट समझना कि हम ये सोच रहे हैं क्या ये सही है गलत है। तो ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है लॉ मेकिंग का, दैट अफेक्ट मैनी इंडियंस, जिसका प्रभाव बहुत सारे हिंदुस्तानियों पर पड़ता है। अ फैक्ट दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट्स 2014 प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। और ये एक ऐसा तथ्य है जो कि इस सरकार के 2014 के जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी थी उसमें समझा गया, उसमें इसको माना गया। विच रिकमेंड्स एक्सटेंसिव पब्लिक आउटरीच बिफोर लॉ मेकिंग, जिसमें हवाला दिया गया, सुझाव दिया गया कि जनहित में एक्सटेंसिव यानी कि व्यापक तौर पे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बड़े पैमाने पे जनता तक किसी भी लॉ के बनने से पहले उसके बारे में कंसल्टेशन होना चाहिए। ठीक है। While the government circulated the earlier version of the bill to the public, हालांकि जब सरकार ने जो इसका पिछला वर्जन था इस बिल का उसको सर्कुलेट किया गया पब्लिकली, इट सीम्स टू हैव इंसिस्टेड ऑन विद होल्डिंग रिस्पॉन्सेज, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने फिर रोक लगा दी, जो भी इसके अंदर रिस्पॉन्सेज आए जनता के जो भी इसके अंदर प्रतिक्रिया आई उनके ऊपर रोक लगा दी। ठीक है। एंड हैज चोजन टू टेक जस्ट अ फ्यू स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस, और ये तय कर लिया कि हमें कुछ ही जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने हक में लेना है, उनका कॉन्फिडेंस जीतना है, बाकी सभी लोगों की इसमें राय मायने नहीं रखती। This approach ignores online creators, large parts of the media industry and civil society। और इस अप्रोच के जरिए, इस ओपिनियन के जरिए उन्होंने ऑनलाइन क्रिएटर्स के एक बड़े तबके को और मीडिया इंडस्ट्री के एक बड़े तबके को और सिविल सोसाइटी को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। द वेरी स्टेक होल्डर्स हु हैव द मोस्ट टू बी कंसर्न्ड अबाउट विद मीडिया रेगुलेशन, और ये वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हितधारक हैं जिनको मीडिया के ऊपर रेगुलेशन लगाने से सबसे ज़्यादा चिंता होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है। इनको सरकार ने अपने जो अप्रोच थी उससे बाहर रख दिया। The bill would expand an already comprehensive regulatory framework। जो ये बिल है वो जो ऑलरेडी एक बड़ा ही विस्तृत इन डिटेल हमारा फ्रेमवर्क है, ढांचा है, उसको एक्सपैंड करेगा, उसका और ज़्यादा विस्तार करेगा। दैट हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड एज हैविंग चिलिंग इफेक्ट्स, जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ये निराश करने वाला है, हतोत्साहित करने वाला है। डिस्करेजिंग फ्री एक्सप्रेशन, ये लोगों के फ्री एक्सप्रेशन को, यानी कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के जो अपने विचार रख सकते हैं उसको डिस्करेज करेगा, उसको कम करेगा। ठीक है, प्रेरित नहीं करेगा। इन अ रेंज ऑफ मीडिया स्पैनिंग न्यूज एंड एंटरटेनमेंट, और किसके अंदर, जो एक मीडिया का न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के अंदर की जो रेंज फैली हुई है उसके अंदर ये फ्री एक्सप्रेशन को रोक देगा। This has been evident, for instance, in the toning down of OTT streaming platforms content since the passage of the IT rules 2021 बोल रहे हैं। और ये विदित है, ये साफ स्पष्ट होता है कब से, उस क्षण से जब IT रूल्स 2021 पास हुआ था, उसके बाद से जो टोन डाउन मतलब कम होना, जो OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट है वो थोड़ा कम हो गया है या ज़्यादा तीव्र नहीं रहा, इंटेंसिटी उसकी कम हो गई है। कास्ट इन दैट लाइट द ओमिशन ऑफ मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन बोल रहे हैं, अगर इस संदर्भ में देखें तो जो ओमिशन है, ओमिशन मतलब हटाना है किसी चीज़ का, निग्लेक्ट करना है। मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन, मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन मतलब कि जनता के साथ में विचार विमर्श जो कि एक बहुत ही सही ढंग से किया जा रहा हो। अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इन मच ऑफ द पॉलिसी मेकिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, तो जो अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मंत्रालयों के अंदर जो एक सबसे बड़ी समस्या पॉलिसी मेकिंग में आ रही है, मे बी लेस अ सिन ऑफ ओमिशन एंड मोर अ डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी ऑफ गेट कीपिंग मेजर पॉलिसी चेंजेस। वो ये है कि सिन ऑफ ओमिशन यानी कि किसी चीज़ को निग्लेक्ट करना, अपनी ड्यूटीज़ को निग्लेक्ट करना, उससे बड़ा मसला क्या है, उससे बड़ा सिन क्या है, उससे बड़े कमी क्या है कि भाई गेट कीप किया जा रहा है। गेट कीप करना मतलब कि नियंत्रित किया जा रहा है बड़े बड़े पॉलिसी चेंजेस को।
एंड डिसाइडिंग हु गेट्स टू हैव अ से इन देम, और ये चुनना कि भाई इसमें हम किसका ओपिनियन वैलिड रखेंगे, किसके ओपिनियन की कदर करेंगे और किसके ओपिनियन को हम नज़रअंदाज करेंगे, ये भी डिसाइड किया जा रहा है, प्री डिसाइडेड है, जानबूझ के सिलेक्ट किया जा रहा है. While the individual laws that are being deliberated in this way may be concerning, बोल रहे हैं हालांकि जो हर एक नियम जो इस तरीके की गेट कीपिंग के जरिए बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, वो एक चिंता का विषय है. द प्रोसेस इन एंड ऑफ itself is cause for significant alarm, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में और इससे जुड़े हुए जो भी फैसले आ रहे हैं वो सब एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. When it comes to media regulation, for instance, the interests of established corporate stakeholders might not always coincide. बोल रहे हैं जब बात करते हैं हम मीडिया रेगुलेशन की, तो उदाहरण के तौर पे जो इस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया स्टेक होल्डर्स हैं, कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स हैं, उनका हित जो है वो हमेशा उन लोगों के साथ में नहीं मिलेगा जो लोग अभी उभर रहे हैं, क्रॉप ऑफ विद दोज ऑफ द इमर्जिंग क्रॉप ऑफ क्रिएटर्स, यानी कि जो भी नए नए कंटेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं, नए नए मीडिया हाउसेस आ रहे हैं, या इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स जो हैं, उनके साथ में जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके हित तो मिलेंगे नहीं. ठीक है, सोशल मीडिया यूजर्स हो गए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो गए, who are also likely to be impacted by the broadcasting bill. लेकिन जो बिल बनेगा उसका प्रभाव तो इन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा ना, ये जो नए नए मीडिया क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर स्टेक होल्डर जो बड़े बड़े इस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो अगर अपने हिसाब से पॉलिसीज को प्रभावित करेंगे, और सरकार ने भी ये फैसला कर लिया कि हम केवल बड़े कॉरपोरेट हाउसेस की ही बात सुनेंगे, उनसे ही विचार विमर्श करेंगे, तो सीधा साधा असर जो है वो जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर पड़ेगा. ठीक है, without a right to know other stakeholders' point of view, let alone respond to them, the quality and sincerity of this proposal can only be deeply suspect. बोल रहे हैं कि बिना ये उनके पास ये अधिकार, दूसरे स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट को जानने का अधिकार के, जो और चाहे उनकी रिस्पॉन्स की तो बात ही छोड़ दो, पर उनके पास तो जानने का अधिकार भी नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके के ओपिनियन से, इस तरीके के व्यवहार से जो क्वालिटी है और जो इसका पारदर्शिता है या इसकी ईमानदारी है इस प्रपोजल की, वो शंका के घेरे में आ जाती है. द गवर्नमेंट मस्ट सीज मेथड्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग दैट मे बी क्विक एंड अनफजी. बोल रहे हैं सरकार को ऐसे पॉलिसी मेकिंग के तरीके अपनाने पड़ेंगे जो कि तीव्र हों और अनफजी हो, यानी कि सरल हो, सिंपल हो, ज्यादा पेचीदा ना हो. बट डिमिनिश पब्लिक ट्रस्ट इन देयर इंटेंट, लेकिन सरकार का पब्लिक हित में पब्लिक ट्रस्ट भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हो. ठीक है, मीनिंगफुल पब्लिक कंसल्टेशन does not constrain the ability of lawmakers to proceed with their intended course of action in any case. बोल रहे हैं जब हम बात करते हैं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना चाहिए, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉट कंस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ को बाधित करें. ठीक है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाधित करें लॉ मेकर्स की क्षमता को कि वो आगे बढ़ें, जो उनका मंशा थी कि हम इसका उद्देश्य, ये बिल लाने का हमारा ये उद्देश्य है, उसमें वो आगे ना बढ़ पाए. ठीक है, यानी कि पब्लिक कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि लॉ मेकर्स को हम आगे ना बढ़ने दें जो भी बिल लाना चाह रहे हैं उसकी मंशा के साथ में. ऑल इट डज इज पुट डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू अक्रॉस. इसका एकमात्र उद्देश्य, पब्लिक कंसल्टेशन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अलग अलग, बहुत अलग अलग विचारधाराओं को सामने लेकर आए, उनको प्रेजेंट करें, उनको मौका मिले, ओपिनियन अपना रखने का मौका मिले. हरिड एंड गेट केप्ट कंसल्टेशंस में वेल एंड अप begetting flawed and exclusionary legislation. बोल रहे हैं जल्दबाजी में और गेट केप्ट तो हमें पता ही है कि छुपा के रखा गया, बचाव से रखा गया, अगर इस तरीके का कंसल्टेशन हो में वेल एंड अप, तो इसका अंत जो है वो क्या होगा, बिगेटिंग. बिगेटिंग मतलब उत्पन्न करना, फ्लॉड, फ्लॉड मतलब गलतियां, त्रुटियां, एंड एक्सक्लूशनरी लेजिस्लेशन. एक्सक्लूशनरी लेजिस्लेशन मतलब
यहाँ पे कुछ लोगों को बाहर रख के, वंचित रख के कानून बनाए जाएंगे, ठीक है, उसको दायरे से बाहर रख के कानून बनाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था पैसेज। हुआ क्या है कि जो एक 2023 में बिल लाया गया था, ड्राफ्ट लाया गया था, उसके ऊपर बैकडोर से चर्चा हो रही थी लंबे समय से, जिसके बारे में ना मीडिया हाउसेस को, मीडिया रिपोर्ट्स में, ना दूसरे लोगों को, किसी को कुछ बताया नहीं गया। फिर उन्होंने बोला कि इस कंसल्टेशन से पब्लिक ओपिनियन को बाहर रखा गया, छोटे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बाहर रखा गया, और केवल बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्हीं का ऐसा लग रहा है, मतलब उन्हें आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि बस उन्हीं के हित को यहाँ पे देखा जा रहा है या उन्हीं से विचार विमर्श किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके फायदे नुकसान बताए, क्या हो सकता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या गलतियां हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो what can be inferred about the government's approach to the broadcasting services regulation bill 2023, कि सरकार की क्या अप्रोच रही इस बिल के प्रति, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं पैसेज से। तो भाई बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ चुने हुए, कुछ सिलेक्टेड लोगों के ओपिनियंस को, स्टेक होल्डर्स को तवज्जो दिया, बाकी लोगों को गेट कीप कर दिया, ठीक है। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली सीकिंग इनपुट फ्रॉम ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन डायलॉग, बंद कमरों के पीछे ओपन डायलॉग कैसे हो सकता है। The government is prioritizing the views of a few select stakeholders over broader public opinion, बिल्कुल correct है, option C is correct. The government's current approach to the Broadcasting Services Regulation Bill 2023 is likely to dash enhance trust and policy making process, तो लोगों का विश्वास तो नहीं बढ़ेगा ना इससे। आप कुछ चुनिंदा लोगों के हितों के बारे में सोच के, उन्हीं लोगों के साथ में डिस्कस करके कुछ पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या लोगों का आपके ऊपर विश्वास होगा, नहीं होगा, इनकरेक्ट है। स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन मीडिया रेगुलेशंस, इनकरेक्ट है। फॉस्टर एन इंक्लूसिव डिबेट अमंग द स्टेक होल्डर्स, इनकरेक्ट है। देखो जिनको फायदा हो रहा है वो कभी भी वो फायदा लेने से मना नहीं करेंगे, ठीक है। मना कौन करेगा, जिसका नुकसान हो रहा है या जिसके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। परेशानी सिर्फ उस बंदे को होगी, उस व्यक्ति को होगी, उस संस्था को होगी या उन लोगों को होगी, लेकिन जिनका फायदा हो रहा है वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि नहीं जी हमारा इतना फायदा मत करो, कोई नहीं बोलने वाला, राइट। अंडरमाइन ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है, लोगों का विश्वास कम हो जाएगा पॉलिसी मेकिंग से। According to the passage, which of the following groups is notably excluded from the consultation process for the Broadcasting Services Regulation Bill 2023? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन से ग्रुप्स हैं जो काफी ज्यादा एक्सक्लूडेड रखे गए कंसल्टेशन प्रक्रिया जो चल रही थी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 की उससे। लार्ज ऑफलाइन कॉन्ग्लोमेरेट्स, इनको नहीं रखा गया। ऑनलाइन क्रिएटर्स एंड सिविल सोसाइटी, बिल्कुल करेक्ट है, इनको बाहर रखा गया। According to the passage, what is the main issue with the government's omission of meaningful public consultation in the policy making process? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार मुख्य इशू क्या, मुख्य समस्या क्या थी जो इनका ओमिशन रखा गया मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग की, मीनिंगफुल कंसल्टेशन वाली प्रक्रिया से जो कुछ लोगों के विचारों को बाहर रखा गया, उससे क्या इनका मतलब समझ में आता है, उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। इट इज एन अनइंटेंशनल ओवरसाइट, कि ये गलती से हो गया, नजरअंदाज, जानबूझ के नहीं किया, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जानबूझ के किया। इट इज अ डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल हु कैन इन्फ्लुएंस मेजर पॉलिसी चेंजेस, बिल्कुल करेक्ट है, जानबूझ के करने वाली इनकी स्ट्रैटेजी थी, ये देखकर, ये सोचकर कि भाई यही लोग हमारे इन बड़े फैसलों को इन्फ्लुएंस करें, इनको फायदा हो, फिर बदले में हमें फायदा हो, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The necessity of government control over media, कि गवर्नमेंट का मीडिया के ऊपर कंट्रोल होना कितना ज्यादा जरूरी है, इनकरेक्ट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन इन लॉ मेकिंग, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोल रहे कि जरूरी नहीं है कि हमने हर किसी का ओपिनियन रखना है, लेकिन उससे एक हमें बड़ा
ओपिनियन मिल जाता है। हमारा व्यू पॉइंट, एक व्यक्ति का व्यू पॉइंट इतना सीमित हो सकता है, ठीक है, इतना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सीमाएं होगी। लेकिन जब 50 लोगों के हमें इतने इतने व्यू पॉइंट्स देखने मिलेंगे तो ओवरऑल हमारा दायरा इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी रीच हो जाएगी। तो ये हमेशा बेनिफिट होता है। हम बोलते भी है ना कि जब आप उसको कोई फैसला लेना हो, आप लोगों से डिस्कस करो, बातचीत करो, फिर सुनो सबकी, करो अपने मन की। मतलब कि सबकी सुनो, उसमें से जो आपको बेस्ट लगता है वो करो। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर दो। सुनो, समझो और उसमें से अपने लिए बेस्ट चूज करो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Underlined word है assemble। assemble का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स करना। फर्स्ट है सर्च, मतलब ढूंढना। गैदर मतलब इकट्ठा करना। डिस्पर्स मतलब अलग हो जाना, बिखर जाना। और गार्ड, गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिस्पर्स इज करेक्ट। A person who renounces a religious or political belief or principle. Renounces का मतलब होता है किसी को फॉर्मली मना कर देना कि भाई मैं इसको स्वीकार नहीं करता। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ या प्रिंसिपल को रिनाउंस कर दे, मना कर दे, रद्द कर दे, ठीक है। पहला है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है तपस्वी। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि भगवान के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, हम अज्ञान हैं, तो होता है एग्नोस्टिक। एपोस्टेट, एपोस्टेट ऐसा व्यक्ति जो धर्म का या पॉलिटिकल बिलीफ का त्याग करते। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो किसी भगवान वगैरह में बिलीव नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस हमें चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। हाउ डेयर यू चैलेंज। चैलेंज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, LANGE नहीं आता। चैलेंज की स्पेलिंग क्या होता है? CHALLENGE, ठीक है, ये होता है चैलेंज की स्पेलिंग। मी, चैलेंज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ डेयर यू चैलेंज, हाउ डेयर यू चैलेंज मी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्टिकल फिल इन करना है। योर शर्ट इज डैश सेम कलर एज माइन। मेरी शर्ट का कलर पिंक है, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी शर्ट का कलर भी बिल्कुल मेरी शर्ट की तरह है। तो हम कलर, उस कलर की बात करें जो मेरी शर्ट का कलर है, राइट, उसकी बात करें, यानी कि एक खास कलर की बात कर रहे हैं, एक डेफिनेट कलर की बात करें, पर्टिकुलर कलर की बात करें, ठीक है। तो पर्टिकुलर कलर की बात करें तो ना ए आएगा ना एन आएगा, क्या आएगा? द सेम कलर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ स्टडी ऑफ द कंडीशन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। बोल रहे हैं धरती की स्थिति, उसके स्ट्रक्चर, उसके ढांचे के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? मिट्रोलॉजी। मिट्रोलॉजी होता है जो मौसम विज्ञान होता है। बायोलॉजी यानी कि जो पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के बारे में जो विज्ञान हो। जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब जो धरती की स्थिति, उसके स्ट्रक्चर, उसकी कंडीशन के ऊपर स्टडी की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब भूगोल, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है धरती का, उसके एटमोस्फेयर का, उसको बोलते हैं जियोग्राफी। सो ऑप्शन सी जियोलॉजी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, स्पेलिंग करेक्ट है। राइवल, राइवल मतलब होता है किसी का विरोधी, ठीक है, RIVAL, ये होते हैं राइवल के स्पेलिंग, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रिगर, ट्रिगर मतलब किसी को उत्तेजित करना। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी विचारधारा वाला, पुरानी विचारधारा वाला, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। He said she has finished the painting। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना होगा तो क्या बोलेंगे? He said that she, अब उसने पेंटिंग फिनिश कर दी है, पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो क्या होगा? She had finished the painting। She had finished the painting, he said नहीं, he said that she had finished the painting, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाय द टाइम शी रिटायर्स, जब तक वो रिटायर होगी, शी हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 30 ईयर्स। हमें ये बताना है कि जब तक वो रिटायर होगी तब तक उसको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए 30 साल हो चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो जब वो रिटायर होगी उस टाइम की बात की जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा? शी विल हैव बीन टीचिंग, ना कि शी हैज़ बीन टीचिंग। क्या होगा? शी
will have been teaching। ठीक है, तो एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में, शी हैज बीन की बजाय शी विल हैव बीन होगा। वर दीज बुक्स बॉट बाय हर यस्टरडे, क्या ये किताबें उसके द्वारा कल खरीदी गई थी? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन से स्टार्ट होएगा, वर्क की बजाय क्या आ जाएगा? डिड। बाय के बाद में आ रहा है हर, तो शी आ जाएगा। डिड शी बॉट का बजाय क्या बन जाएगा? बाय। डिड शी बाय दीज बुक्स यस्टरडे? डिड शी बाय दीज बुक्स यस्टरडे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अ मर्सिडीज बेंज वॉज ओन्ड बाय माई फादर, काश मेरे फादर के पास में होती। तो बाय के बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट। ओनरशिप क्या बता रही है? हमारा वर्ब। अ मर्सिडीज बेंज क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो माई फादर ओन्ड अ मर्सिडीज बेंज, माई फादर हैज बीन ओनिंग, माई फादर ओन्स, my father has owned, my father owned a Mercedes Benz। Option D is correct। Beliefs or incidents that happen in a way which cannot be explained by reason or science। बोल रहे हैं कुछ ऐसे विचारधारा, कुछ ऐसी मान्यताएं या घटनाएं जो इस तरीके से हुई हों जिनको आप किसी भी तर्क से या साइंस से एक्सप्लेन ना कर सकें, उनको क्या बोला जाता है? सुपरस्टिशंस। क्या बोला जाता है? अंधविश्वास। साइंस टोटेम्स, ऐसा कोई शब्द नहीं है। मार्वल्स, मार्वल्स मतलब बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत। सुपरस्टिशियस मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनको आप साइंस से नहीं तर्क दे सकते। और वंडर्स, वंडर्स मतलब आश्चर्य में होना। ठीक है, सो ऑप्शन सी सुपरस्टिशंस इज करेक्ट। टू मेक बोथ एंड्स मीट, अक्सर आपने किसी को बोलते हुए हॉलीवुड मूवीज में सुना होगा कि ही इज वर्किंग एंड अर्न्स बेयरली टू मेक द एंड्स मीट। उसमें द की बजाय बोथ जो है वो मिसिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि वो बमुश्किल अपना गुजारा चला रहा है। ठीक है, तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजारा चलाना। जो इनकम आपकी आ रही है उसमें आप थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं। टू लिव विद इन वंस इनकम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग, किसी राजा की हत्या करना, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। फर्स्ट है होमिसाइड, होमिसाइड होता है हत्या करना। जेनोसाइड नरसंहार, ठीक है, बहुत बड़े मात्रा में लोगों को, एक ही समुदाय के लोगों को मारने की कोशिश करना। मारना, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब कीटाणुओं को मारना। और रेजिसाइड मतलब कि किसी राजा की हत्या करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Rohit laid down his proposal and told Rohit that the ball was now in his court। तो एक कोई रोहित व्यक्ति है, उसने अपना प्रपोजल दिया, ठीक है, और फिर दूसरे रोहित को बोला कि अब जो भी बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में, यानी कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ कि तुमने क्या करना है। ठीक है, सो फर्स्ट है इट इज रोहित रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन, बिल्कुल करेक्ट है कि अब ये रोहित की जिम्मेदारी है कि अगला जो भी कदम होगा या जो भी एक्शन होगा वो लेगा। ठीक है, वी लव नेथन, अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लेथन, नेथन इज लव्ड बाय अस। ठीक है, क्या होगा? नेथन हैज बीन लव्ड बाय अस। हैज बीन मतलब उसको पास्ट में हम करते थे, अब नहीं करते। नेथन इज लव्ड बाय, हम उससे अभी भी प्यार करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। म्यूजिक एट एनी एज एंड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ डैश, बोल रहे हैं म्यूजिक चाहे किसी भी उम्र में हो, चाहे किसी भी दौर में हो ह्यूमन लाइफ के, वो क्या है? इज अ डैश। अब कुछ अच्छी चीज हो सकती है। येल यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव फाउंड इट टू बी एन इवन ग्रेटर बोन फॉर द एल्डरली। बोन की बात बोली है, ग्रेटर बोन की बात बोली है, तो यहाँ पे बोन से रिलेटेड वर्ड आएगा और बून का मतलब होता है लाभकारी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया है कि ये और भी ज़्यादा बड़ा बून है एल्डरली लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। द लैंसेट recently carried an a study on the benefits of music at old age। अब या तो एन स्टडी होगा या अ स्टडी होगा। ठीक है, तो आगे जो वर्ड आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ए या एन आएगा। तो बोल रहे हैं कि उनने एक स्टडी करी जो कि बताता है ओल्ड एज में म्यूजिक के बेनिफिट्स के बारे में। म्यूजिक
हैज़ द पोटेंशियल टू ड्राइव अवे ओल्ड एज ब्लूज। बोल रहे हैं म्यूजिक के अंदर इतनी क्षमता होती है कि ओल्ड एज ब्लूज, ब्लूज क्या होते हैं, बुढ़ापे की कुछ निशानियां कि बंदा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है या ज़्यादा बोर होता है या इनएक्टिव हो गया है, साइलेंट हो गया है, सुस्त सा रहता है, तो वो हो गए ओल्ड एज ब्लूज। तो उनको दूर भगाने में म्यूजिक का हाथ है। एक्सपीरियंस बाय मोस्ट सीनियर सिटीजन, जो कि ज़्यादातर सीनियर सिटीजन एक्सपीरियंस करते हैं। The study urges senior citizens to listen to music of dash taste and also suggests that they play a musical instrument. जो भी स्टडी है वो सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट करती है, अर्ज करती है कि वो इस टेस्ट का, किसी पर्टिकुलर टेस्ट का म्यूजिक सुने। तो हो सकता है उनके टेस्ट का, ऑफ देयर ओन टेस्ट हो सकता है। तो किस तरीके का म्यूजिक बता रहे हैं वो सुनने के लिए बोला गया, और ये भी सलाह दी कि वो किसी तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं भी। इफ दे नो हाउ टू प्ले इट, अगर उनको पता है, अगर उनको आता है वो बजाना, तो वो जरूर बजाएं। राइटर सोमरसेट मॉघम, अ मेडिको हु नेवर प्रैक्टिस्ड, learned to play the violin to dash his loneliness in his old age। बोल रहे हैं कि राइटर सोमरसेट मॉघम, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, यानी कि उन्होंने मेडिसिन की कभी प्रैक्टिस नहीं करी, उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा डैश टू डैश हिज लोनलीनेस, अपनी लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए, ओल्ड एज में अपनी लोनलीनेस को दूर भगाने के लिए सीखा होगा। Bertrand Russell would regularly listen to Beethoven's ethereal symphonies to fight his dash schizophrenic bouts। बोल रहे हैं बर्ट्रांड रसल नाम के एक व्यक्ति थे जो रेगुलरली बेथोवन एक म्यूजिशियन है, पियानिस्ट है, उनकी इथरियल सिम्फनीज के बारे में, उनकी धुनों के बारे में, उनकी धुनों को सुनते थे कंटिन्यूसली। किससे लड़ने के लिए? फाइट हिज डैश स्किजोफ्रेनिक बाउट्स, मतलब स्किजोफ्रेनिया के जो लक्षण थे, कुछ बिहेवियर थे, ट्रेट्स थे, उनसे लड़ने के लिए वो उसको सुनते थे, म्यूजिक को सुनते थे। म्यूजिक एट एनी एज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अ डैश, इज अ मोशन, मोशन मतलब एक तरीके का हलचल, एक तरीके का गति। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब समाधान। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब किसी चीज को बाहर निकालना। बून मतलब बढ़ावा, किसी चीज को सुधार करना, बड़ा लाभ होना, तो यहाँ पे वो एक तरीके का बून है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The Lancet recently carried an a dash study diminutive, diminutive का मतलब होता है छोटी सी, कम करने वाली। repetitive बार बार दोहराए जाने वाली। exhaustive थका देने वाली, या फिर in detail। persistent, persistent मतलब लगातार बनने वाले। तो यहाँ पे in detail स्टडी की बात की जा रही होगी, तो did an exhaustive study, ना कि in exhaustive study नहीं होता, carried a exhaustive study नहीं, carried an exhaustive study। option C is correct। The study urges senior citizens to listen to music of dash taste, तो उनके टेस्ट के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार बोला ना उनको सुनने के लिए, तो their taste, THEIR, their taste is correct। Writer Somerset Maugham, a medico who never practiced, learned to play the violin to dash his loneliness। टाइडिंग ओवर, टाइडिंग ओवर का मतलब होता है किसी कठिन समय को सफलतापूर्वक पार करना। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सिंपल टेंस में चल रही है, राइट। तो टेंस टाइडिंग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा, तो टाइडिंग ओवर नहीं आएगा। वायलेंट टू टाइड ओवर, टाइड ओवर मतलब सफलता से कठिन समय को गुजारने की बात की जा रही है। पेपर ओवर, पेपर ओवर का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को। मोर ओवर, मोर ओवर मतलब होता है इसके अलावा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी टाइड ओवर इज करेक्ट। Bertrand Russell would regularly listen to Beethoven's ethereal symphonies to fight his dash schizophrenic bouts। तो किस तरीके के? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब अनियमित, कभी कभी होने वाले। सिंपथेटिक, सिंपथेटिक मतलब सहानुभूति रखने वाले। एंथुजियास्टिक बहुत उत्साही। और इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी मतलब जटिल। तो यहाँ पे उनके कभी कभार होने वाले स्किजोफ्रेनिक बाउट्स के बारे में बोला जा रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू बोलने से पहले बताना चाहूँगी कि अब क्योंकि बरसातें हो रही हैं और कई जगहों पे रेड अलर्ट, हाई अलर्ट बोला गया है रेन की वजह से, तो
कभी कभार लेक्चर्स में अगर डिले हो जाए तो हैव पेशेंस, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो या तो इलेक्ट्रिसिटी कट या फिर वाटर लॉजिंग की समस्या की वजह से होगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग समझेंगे और आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। बरसात के मौसम में ध्यान रखिएगा, बाहर से नहीं खाइएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।